मैं नामर्द था, ये राज मेरी बीवी ने पूरे खानदान से छुपा कर रखा था। मेरी पत्नी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि इसने मेरी इज्जत को संभाल कर रखा था। एक दिन अचानक एक बच्चा मेरे गाड़ी से टकरा गया। मैंने जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। वो जब ठीक हुआ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुबारक हो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टरों की बात सुनकर हैरान था कि ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसे इसके घर ले गया ताकि मैं इसकी माँ से मिला सकूं, और बच्चा मुझे एक झोपड़ी के पास लेकर गया। मैंने जैसे ही उसकी माँ का चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये तो कई दिनों से एक लड़की को देख रहा था। उसी वक्त उसी गली से हमेशा गुजरती थी जहाँ मैं रहता था। मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने के बजाय प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, जहाँ मुझे मेरी सहूलत के मुताबिक हर चीज़ें मिल जाया करती थी। मैं बहुत बड़े ख़ानदान से था। इस हॉस्टल ने मुझे एसी, टीवी, आराम वाला बिस्तर, सब कुछ मिल रहा था। मैं पढ़ाई करने के लिए दिन भर यूनिवर्सिटी जाता और शाम को वापस अपने हॉस्टल आ जाता। इस वक्त मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ती जो एक ही समय एक ही गली से निकलते हुए मुझे दिखाई देती है। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे पहली नज़र में ही वो बहुत पसंद आई थी। उस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि मुझे उसके देखे बिना चैन नहीं मिलता। आज तक मैं बहुत सी लड़की को देखा था, अब यह लड़की मेरे आसपास मंडराती रहती थी, क्योंकि मेरे स्टेटस देखकर हर कोई लड़की मुझे अपनाने की कोशिश करती थी, और मैं दिखने में भी हैंडसम और पढ़ा लिखा लड़का था। लेकिन मैं आज तक जितनी भी लड़की को देखा था, मुझे किसी लड़की में भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आज मैं इस लड़की को देखा तो दिल बेताब हो जा रहा था। मुझे ये लड़की एक ही नज़र में इतनी पसंद आ गई थी कि एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कहने का सोचा। अब इसकी पीछा करने लगा। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गया और उसका बेसब्री से इंतज़ार करने लगा, और जल्दी आ गया था इसलिए मेरा वक्त ही नहीं रहा था। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी अपनी इस हरकत पर। आज तक मैंने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया था, मगर अब दिन के हाथों मजबूर हो चुका था। लोग सच कहते हैं कि मोहब्बत अच्छे अच्छे लोगों को पागल दीवाना कर देते हैं। उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो मुझे गली से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। काले कलर का कपड़ा पहनकर उसका गोरा रंग मानो हीरो की तरह चमक रहा था। मैं इसका पीछा करने लगा। उस पर दुपट्टा ओढ़े हुए थी, और उसके दुपट्टे के नीचे से उसके लंबे काले घने बाल चोटी किए हुए नज़र आ रहे थे। वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसका पीछा कर ही रहा था कि मैंने देखा वो गली से निकलकर छोटे से गार्डन में चली गई। मैं भी उसका पीछा करते हुए उस गार्डन में पहुंच गया। वो एक बेंच पर जाकर बैठ गई और अपने हाथ चेहरे पर डालकर अचानक चुपके से रोने लगी। मुझे हैरत हुई कि अचानक इस तरह क्यों रो रही है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि वह घर से निकलकर पार्क में आकर रो रही थी। मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसके करीब गया और कहने लगा, एक्सक्यूज मी। इसने मेरी अचानक आवाज़ सुनकर हैरत से अपने चेहरे से हाथ हटाकर मुझे देखने लगी। वह जल्दबाजी में भूल गई थी कि उसके चेहरे आंसुओं से भरा हुआ था। मैंने उस लड़की से कहा कि आपका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्लीज़ आप रोए नहीं। मैंने उसे कहा और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। अब मुझसे कहने लगी कि आप यहाँ से जाइए और दूसरी बेंच पर जाकर बैठ जाइए, और भी तो दूसरी बेंच खाली है, और दूसरी बेंच की तरफ इशारा कर रही थी। तो मैंने मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ और न ही आज तक कभी किसी लड़की से दोस्ती के चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन मैंने आपको देखा तो बेचैन हो गया और मैं आपको पहली नज़र में ही पसंद करने लगा हूँ। मैंने अपने दिल की बात उसे कह दी और वो चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। और फिर वो लड़की बोली कि तुम भी मुझे अकेली लड़की समझकर मेरे साथ वही हरकत करना चाहते हो जो आज तक हर अमीर ज़्यादा एक लड़की के साथ करना चाहता है। उसने यह बात बेहद दुखी से कहा। मैं अंदर से हिल गया था और मैंने उसे नरमी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर हैरान हो गई और मायूसी से नज़रें झुकाकर बैठ गई।
मैंने इससे वजह पूछा तो बताने लगी कि उसकी माँ एक टीचर थी। उसने अपनी पसंद की शादी की थी, जो कि पहले से 2 बच्चे के बाप थे। वह अपने दोनों बच्चों को स्कूल लेने आया जाया करते थे। उनकी मूल वहीं पर हुई थी। मेरे पिता मेरी माँ की ही पसंद करने लगे थे, क्योंकि मेरे पिता को जिस तरह की लड़की चाहिए थी, मेरी माँ बिल्कुल वैसी ही थी और मेरे पिता को वैसी ही जीवन साथी चाहिए था। जबकि मेरे पिता की पहली वाइफ एक गवार की सिल्की औरत थी। उनको अपने पद और बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस वो लोगों की बुराइयां और लोगों के घर में क्या होता है इसी में दिलचस्पी थी। उनको जरा भी फिक्र नहीं था कि उनके बच्चे और उनके पति क्या करता है, खाता है नहीं खाता है, कोई फ़र्क नहीं था। मेरे पिता इन सब चीज़ों से तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने मेरी अम्मी से शादी कर ली और एक अलग घर लेकर मेरी माँ के साथ रहने लगी। कुछ महीने बाद मैं पैदा हुई। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन इन दोनों की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक दफ़ा की बात है, उन्होंने ज़रूरी काम से कहीं बाज़ार जाना था, तो उन्होंने मुझे घर के नौकर के पास रख दिया। अब मेरी माँ पिता बाहर चले गए थे और रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों रास्ते में ही दोनों का देहांत हो गया। घर के नौकर के पास थी तो उन्होंने मुझे मेरे पिता की पहली वाइफ के पास छोड़ दिया। मैं जब 3 साल की थी, मेरे पिता के 2 बड़े बेटे थे। वो दोनों भाई मुझे बहुत मानते थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। छोटी उम्र में ही घर का काम करवाना शुरू कर दिया। अब मुझसे ज़्यादा पढ़ने भी नहीं दिया। मैं अपने भाइयों की किताबों से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी और दोनों भाई ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करते थे। मैं बस इतना ही पढ़ी लिखी हूँ और अब मेरी दोनों भाइयों की शादी हो गई है। वह अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गए हैं और मैं यहाँ अकेले अपने सौतेली माँ के साथ रह रही हूँ। मेरे सौतेली माँ के भतीजे आते हैं और मुझ पर गंदी गंदी नज़र डालते हैं। इस घर में मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है। न जाने कब मेरे साथ क्या हो जाए कि मैं खुद नहीं रह सकती। और वो इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने इसे रोता हुआ देखकर मेरी भी आंसू निकल गए थे, लेकिन मैंने इसे बड़ी मुश्किल से समझाया और उसे दिलासा दिया कि तुमने आज तक जो भी दुख देखा है, मैंने उसे सब खुशियों में बदल दूंगा। इसे अपना नाम नहीं बताया था। अब तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी फैमिली को जल्दी ही तुम्हारे घर पर लेकर आऊँगा और तुम्हारा हाथ तुम्हारी माँ से मांग लूँगा और तुम्हें इस नर्क भरी ज़िंदगी से बाहर खुशियों भरी ज़िंदगी में लेकर जाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। फिर मैंने झटके से कहा, अरे लेकिन मैंने तुमसे पूछना भूल ही गया कि तुम इस रिश्ते से राज़ी हो या नहीं, या कोई और लड़का तुम्हें पसंद है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। तो उसने ना में सिर हिलाया और कहने लगी कि मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती और कहने लगी कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ के घर से इज्जत से चली जाऊँ, नहीं तो मेरी माँ के भतीजे मेरे इर्द गिर्द दरिंदों की तरह रहते हैं। मुझे उनसे डर लगता है कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। इतना कहकर और वादा करके मैं अपने घर चला आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अपने प्यारी सीता को बहुत आसानी से पा लूँगा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी। अब माँ वैसे भी उसे पसंद नहीं करती थी, वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। मैं अगली सुबह अपने गांव आया। मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे यकीन था कि मेरी माँ मेरी मोहब्बत को कभी नहीं टालेगी। मैं घर पहुँचते ही खुशी से माँ को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई, चिल्लाने लगी, अरे पागल, क्या हो गया है? अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे ही मार डालेगा? मैंने माँ को नीचे उतारा तो अपना सर पकड़कर बैठ गई और मैंने अपनी माँ से कहने लगा कि मैं आपका बेटा सच में बावला हो गया है। मुझे सब्र नहीं हो रहा था और मैंने माँ को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि आखिरकार माँ मुझे कब से शादी करने के लिए कह रही थी और मैं शादी के लिए मना किया जा रहा था। मगर सीता के बारे में सोचकर वह थोड़ा ठहर गई और कहने लगी कि बेटा ऐसे कैसे किसी भी लड़की से ब्याह कर ले।
आओ उसका घर के बारे में देखना पड़ेगा। वो लोग कैसे हैं, हमारे समाज के हैं भी या नहीं। मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने माँ को कह दिया, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। मैं सीता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, नहीं तो कभी नहीं करूँगा। और बस कल ही चलिए उस लड़की की माँ से रिश्ता मांगने के लिए। मेरी माँ हंसने लगी और बोली लगे, हाँ भाई हाँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं करोड़ों का इकलौता वारिस था। मुझे यकीन था कि सीता की माँ इस रिश्ते को मना नहीं करेगी। मेरे पिता भी बहुत बीमार रहते थे, वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स थी और माँ भी उनकी खूब सेवा करती थी। मेरे पिताजी की बिस्तर पर होने की वजह से घर की दौड़ भाग माँ के हाथों पर ही पड़ गया था, इसलिए घर के फैसले भी मान ही लिया करती थी। माँ और मैं सीता का रिश्ता लेकर उसके माँ के पास पहुँच गए। उन्होंने हमारा स्टेटस देखकर शादी के लिए फ़ौरन हाँ कह दी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मेरे पास कुछ भी देने लेने के लिए नहीं है। वे अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सकती। हमने उनको तसल्ली दिया कि हमें आपकी बेटी के अलावा इस घर के एक पैसा नहीं चाहिए और कहा कि हम इसी महीने में शादी करना चाहते हैं। सीता की माँ भी तैयार हो गई और इसी तरह हमारी चटमंगनी पट ब्याह हो गया। इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे अपने पैर ज़मीन पर महसूस नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। आज सीता दुल्हन बनी मेरे रूम में बैठी हुई थी। जिंदगी से पहले इतनी खूबसूरत कभी नहीं थी। अब सीता भी मुझे पाकर खुश हो गई थी, इसलिए बहुत सी दुख देखे थे। आज पूरी हवेली जश्न के माहौल में सजी हुई थी। शादी वाली रात मुझे सीता के बारे में एक बात पता चला कि उसे डायरी लिखने की आदत है। उसने डायरी में मेरे बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी कि कब हम मिले और किस तरह मैं उसके घर पर रिश्ता लेकर गया। सब चीज़ें उसमें लिखा हुआ था। उसने उसकी पहले की ज़िंदगी के बारे में भी लिखा हुआ था कि उसकी माँ उस पर किस तरह के अत्याचार करती थी। सीता ने आज तक बहुत से दुख झेले थे। मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि उसने जितने भी तकलीफ़ें देखी है, मैं इसे सब सुख में बदल दूंगा। पिताजी भी हमारी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी, इसलिए शादी के 1 महीने बाद ही शहर वापस लौट आया। मैंने आते वक्त सीता से वादा किया था कि मैं जल्दी ही वहाँ पर रहने का बंदोबस्त करूँगा और तुम्हें जल्दी ही वहाँ पर लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो मेरी बातें सुनकर खुश हो गई। मुझे आते वक्त ऐसे देख रही थी और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुझे तब तक देखती रही थी जब तक मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। मैं शहर जाते ही एक काम शुरू कर दिया कि वहाँ पर रहने वाले सभी अच्छे मकान में रहना शुरू कर दिया और वहाँ के एजेंट को बता दिया कि मुझे एक अच्छा सा मकान दिखाए। 10 दिन के अंदर ही मुझे एक मकान मिल गया। जैसा नहीं चाहता था बिल्कुल वैसा ही। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा था। मैं वापस अपने गांव आया सीता को लेने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि सीता के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, लेकिन मैंने जैसे ही अपनी हवेली आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं माँ के पास गया तो मुझे देखकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने पूछा, माँ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो माँ रोते हुए बोली लगी कि हम लूट गए, बर्बाद हो गए। तेरी बीवी ने तो हमारी इज्जत के तार तार कर दिया। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैंने माँ से पूछा कि आप क्या कह रही है? इतना कहकर मैं सीता के चारों तरफ दीवानों की तरह ढूंढने लगा। अब सीता मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। उसने सीता का सामान नहीं था। उसके कपड़े, जेवर, चप्पल, जूते सब गायब था। मैं सर चकरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी जान निकल जाएगा। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों के सामने कब अंधेरा हो गया। मैं बेहोश ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे सीता की याद आई और मैं चीखने लगा। डॉक्टर ने मुझे बेहोशी के इंजेक्शन दिया और फिर से बेहोश हो गया।
इसी तरह कई दिन हॉस्पिटल में गुजर गए, लेकिन कई दिनों के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। लेकिन मैं घर पे आते ही मानो एक बेजवान सा होकर रह गया था। किसी से कोई भी बात नहीं करता और यूं ही अकेले अपने रूम में ही पड़ा रहता। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत सी हो गई थी। कई बार मन किया कि खुद को ख़त्म कर। मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजारने वाला लड़का था, लेकिन कभी किसी भी दोस्त की संगत में नहीं पड़ा था, न कभी सिगरेट पी और न ही कभी गंदे दोस्तों बनाए। हर दोस्त मेरे किसी न किसी गलत संगत में रहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी गलत काम को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरी शराफत और मोहब्बत के बदले ये सीधा मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। सीता ने मेरी मोहब्बत और शराफत को रौंद कर अपने आशिक के साथ कहीं भाग गई थी। सीता ने मुझे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे सब कुछ हासिल करना था, पैसे रुपये, इसलिए उसने मेरे साथ शादी भी की थी। जब उसके पास सब कुछ मिल गया तो मुझे छोड़कर अपने आशिक के पास भाग गई। ये सब कुछ मेरी माँ ने मुझे बताया था और वह कह रही थी कि ये लड़कियां ऐसी ही होती है, बेचारी बनकर अमीरों को फंसाने का काम करती है। यह सब ख्याल आते ही मेरा दिमाग फटने लगता, लेकिन फिर कहीं न कहीं दिल में आता कि एक बेवफा लड़की के लिए मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर लूं। अब मुझे किसी के लिए नहीं जीना था, अपने माँ बाप के लिए ही जीना था, उसका ख्याल रखना था जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। सीता को घर से भागे हुए पूरे 7 दिन हो गए थे। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इन दिनों मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरी माँ भी मुझसे कहती रहती कि कब तक इस तरह उदास रहोगे, कब तक उस बेवफा के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। उसे भूलकर अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मैं हमेशा माँ को मना कर देता और उनकी बात को टाल देता, और माँ मेरी बात सुनकर उदास हो जाती। एक दिन न बहुत बीमार पड़ गई थी। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कहा। कहने लगी कि मरने से पहले मुझे अपने पोता पोती को देखना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई चाह नहीं थी कि मैं दूसरी शादी करूँ, लेकिन माँ की ऐसी हालत देखकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। माँ ने अपने भाई की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया और धूमधाम से उन्होंने मेरी शादी कराई। लेकिन मैं शादी में दूल्हा बना हुआ बैठा रह गया। निशा एक अच्छी लड़की थी। वह आते ही मेरे सारे दुख बांटने का वादा किया। अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। मुझे खुश करने के लिए वह हर काम करती जिससे मैं मुस्कुरा दिया करता था। एक दिन वो मुझे कहने लगी कि मैं सीता की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हो। तो मैं सोचने लगा कि मैं सीता की सज़ा बेचारी नीसू को क्यों दूँ। आखिरकार मैं उस शादी को अपना लिया था। कुछ महीने बाद ही नीसू को बहुत तेज़ बुखार लगी थी। मेरी माँ को लगा कि शायद अब नीसू पेट से होगी। उन्होंने नीसू को डॉक्टर के पास लेकर गई और उसका चेकअप कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल सा बुखार था, कि पेट से नहीं है। माँ थोड़ी उदास हो गई, कहने लगी कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद फिर से मुझे खुशखबरी सुनने का मौका मिलेगा। इस तरह हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक नीसू माँ नहीं बन सकी थी। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट्स कराया गया तो पता चला कि कमी मेरे ही अंदर है, लेकिन नीसू को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह मेरे साथ पहले जैसा ही रहती थी, अब भी वो वैसे ही रहती है। उसने इस बात की खबर मेरी माँ तक को नहीं दी और न ही अपने घरवाले को बताई और न ही मेरे घरवाले को और रिश्तेदार को बताया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी माँ को मेरी औलाद का इंतज़ार है, लेकिन मैं अपनी माँ को इस चीज़ की भी खुशी नहीं दे सकता था। लेकिन मुझे नीसू के लिए बहुत बुरा लगता था कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। कुछ दिनों यूं ही गुजर गए। अब तो माँ ने भी नीसू को ताने देना शुरू कर दिया कि अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन नीसू ने उनके सामने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि उनका बेटा ही नामर्द है। और मैं इसी अफसोस में किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था कि अचानक में कार से एक बच्चा टकरा गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बच्चे बुरी तरह घायल हो गया था और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा।
वे जल्दी से उसे अपनी कार में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। डॉक्टर उसे देखकर कहने लगे कि इससे बचना नामुमकिन है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। मैं इसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, पता नहीं बच्चा बच भी पाएगा या नहीं। मैं डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहने लगा, और आप इस बच्चे को कैसे भी करके बचा ले। आप पैसे की फिक्र ना करें, आप जितना पैसा बोलिएगा मैं उतना पैसा दूंगा, लेकिन प्लीज़ इस बच्चे की जान बचा लीजिए। मैं ऑपरेशन थिएटर से भागती हुई बाहर आई और कहने लगी, डॉक्टर इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है कि जल्दी नहीं मिलता, हमें जल्दी से इसका इंतज़ाम करना होगा। डॉक्टर ने उससे पूछा कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसने कहा ओ निगेटिव है। मैं वहीं पर खड़ा था, मैंने डॉक्टर की बातें सुन ली थी। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, वो आपको जितना चाहे मुझसे ले ले, लेकिन प्लीज़ इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने मेरे तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है, चलो आपके ब्लड का कुछ टेस्ट करना होगा, उसी के बाद हम इस बच्चे को आपका ब्लड दे सकते हैं। ब्लड का सारा टेस्ट होने के बाद उस बच्चे को ब्लड दे दिया गया और 2 दिन बाद उस बच्चे को होश आया। डॉक्टर ने ये खुशखबरी मुझे दी और कहा, मुबारक हो, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा बेटा नहीं है, मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरी कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ पर आया था। डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर हैरत से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने आपका और इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला कि आप दोनों का डीएनए सेम है, तो हमें लगा कि आप ही इस बच्चे के बाप हैं। डीएनए के मुताबिक आप ही इस बच्चे के बाप हैं। अगर आप इस बात से इनकार कर रहे हैं तो मैं हैरान हूँ कि आज तक मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं हुआ है कि एक बच्चा अपने माँ बाप के अलावा किसी और से डीएनए मैच कर जाए। मैं भूत बना हुआ था, उस डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था। मैं भी एक पढ़ा लिखा था, मुझे भी मालूम था कि एक बच्चे का उसके बाप के अलावा डीएनए किसी से मैच नहीं हो सकता, इसलिए मैं तो नामर्द था, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, यह तो नामुमकिन था। मैंने फ़ौरन उस बच्चे के पास गया और उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोहित बताया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो उसने बताया कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ मेरी माँ है जो मेरे घर पर इंतज़ार कर रही होगी। मैंने इस बच्चे से कहा कि तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आता हूँ। मैंने उस बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाए और ढेर सारे फल फ्रूट लेकर उसके घर पर ले जाने लगा, तो बच्चा मुझे जिस घर पर ले जा रहा था वह बहुत पुराना टूटा फूटा सा झोपड़ी वाला घर था। उसका घर आते ही वह अपनी माँ के पास जाने के लिए दौड़ने लगा। वहाँ पर उसकी माँ एक चटाई पर लेटी हुई थी। वह बच्चा अपनी माँ को जगाने लगा, लेकिन वह जाग नहीं रही थी। तो मैं उस औरत के पास गया और उसे हिलाने लगा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि ये कोई और औरत नहीं बल्कि सीता थी, जो बेचारी अपने बच्चे के इंतज़ार में अपना दम तोड़ बैठी थी। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे और रोहित भी अपनी माँ से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहीं पर आसपास में सीता की डायरी पड़ी हुई थी। मैंने उसे खोल कर देखा और पढ़ने लगा, और वो डायरी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सीता ने इतना कुछ झेला था। इस डायरी के पढ़ने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो रहा था कि सीता सचमुच मेरा बेटा है। मेरी माँ सीता के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसलिए डायरी सब कुछ लिखा था। मेरी माँ सीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने मेरी शादी मेरी जिद से आकर करवाई थी कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरी कोई भी बात नहीं टालती थी। मेरी शहर आते ही मेरी माँ ने सीता पर अत्याचार करने लगी और जैसे ही मेरे 15 दिन बाद आने की खबर सुनी तो मेरी माँ ने उसे गुंडों के हाथों घर से भगा दिया और उसे मेरी नज़रों में गिरा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ इतना घटिया हरकत कर सकती है। मेरे घर से निकल जाने के बाद से दर दर भटकने लगी और एक दिन सड़क पर गिर पड़ी तो किसी ने इसे अस्पताल लेकर गया तो वहाँ पता चला कि वह माँ बनने वाली है। तो वह माँ बनने की खबर सुनकर वह अपने घर लौट आई तो उसकी सौतेली माँ ने भी उसे अपने घर पर नहीं रखा और धक्का मारकर उसे घर से निकाल दिया।
कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद एक बाबा को उस पर तरस आ गई थी, तो उन्होंने अपनी बेटी समझकर उसे अब अपनी झोपड़ी में रखा। कुछ महीनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जो कि वो मेरा ही बेटा था। उसका नाम रोहित था। उसकी पैदाइश कभी लिखी हुई थी। उसमें बड़ी मेहनत से रोहित को पाला था। वो रोहित से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब एक दो दिन उसका पता नहीं चला तो वो यह सदमा में बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैंने इसकी डायरी पढ़ी और उससे लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अगली ही हालात में सीता की बेगुनाही साबित कर रही थी। मैंने उससे लिपटकर उसके पैरों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं तो इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। मैंने अपने आप से वादा किया था कि सीता ने जितनी भी जो दुख झेले थे उसे खुशियों में बदल दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं अपना वादा भी पूरा नहीं कर सका। मैं उसे सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन की ही खुशियाँ दे पाई थी। मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि मुझे उस बच्चे को भी संभालना था। मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। मैं सीता को क्रियाक्रम किया और अपने घर चला आया। मैं अपने घर आते ही नीसू के पास गया और उसे सब कुछ कहा और मैंने उसे डांटते हुए कहा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा था कि मैं नामर्द हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि मेरा एक बच्चा भी है। तो वह डैडी सहमी मेरी पाँव में गिर गई और कहने लगी कि ये सब मैंने तुम्हारी माँ की डर की वजह से किया है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी औलाद देखे कि अगर मैं यही नहीं करती तो मेरे साथ भी वैसा ही स्वरूप करती जैसा कि उन्होंने सीता के साथ किया था। उस दिन रिपोर्ट में भी यही आया था कि कमी तुम में नहीं मुझ में थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे झूठ कह दिया। मैं डर गई थी कि मैं उन्हें औलाद नहीं दूंगी तो वो भी मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देगी। वो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मेरी माँ उस समय वहीं पर खड़ी थी। मैंने गुस्से भरी निगाह से अपनी माँ को देखा। मेरी माँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने माँ से सवाल किया कि आप तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो क्या आप मेरे प्यार को अपनाना नहीं सकती? तो मेरी माँ कहने लगी कि सीता मुझे शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हारी जिद के आगे अपना सर झुका लिया था। मैं शुरू से ही तुम्हारी शादी अपनी भतीजी से करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने किसी और को पसंद किया, उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवा दी। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि मैं उसे घर से निकाल दूंगी तो अपने घर चली जाएगी। उन्होंने रोहित को उस वक्त गले से लगाने की कोशिश की तो मैंने रोहित को पीछे कर लिया। मेरी माँ को मेरी औलाद देखने का बहुत शौक़ था, लेकिन नीसू उन्हें औलाद नहीं दे सकती थी। मेरी माँ मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सीता के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और नीसू भी मुझे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि हमारी औलाद तो नहीं हो सकती है, भी तो आपकी औलाद है। तुम मेरी भी औलाद बिना इसकी माँ नहीं है, लेकिन मैं इसे माँ का पूरा प्यार दूंगी। मैंने रोहित की तरफ देखा तो उसे देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था, तो नीसू ने उसे गले से लगाया तो उसे माँ की याद आ गई। मैंने नीसू को माफ़ कर दिया और कहने लगा कि इसे अपनी औलाद की जैसे ही रखना। अब वह अपनी औलाद से बढ़कर उससे प्यार करती थी, लेकिन मैंने सीता के साथ बहुत गलत किया था। मैं उसे कभी नहीं भुला सकता था। रोहित को दादी बहुत पसंद करती थी। दादी भी उसे माँ का पूरा प्यार देती थी और उसका ख्याल रखती थी। और रोहित अब इस घर में घुल मिल चुका था और अब वह इस घर में बहुत अच्छे से रहने लगा था। रोहित बड़ा हो चुका था। पढ़ने के लिए मैंने उसे विदेश भेज दिया था।